नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। शाह बोले, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। कहा, राहुल में थोड़ी भी शर्म तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। बीजेपी नेताओं की बदजुबानी पर क्या बोलेंगे शाह। राहुल की यात्रा में पीएम को गाली मामले में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर। गाली देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। भागवत बोले, न रिटायर हो रहा न किसी को कहा संग चाहे तो 75 की उम्र के बाद भी काम करूंगा। भाजपा आरएसएस में मनभेद नहीं। अभी चुनाव हो, एनडीए की सीटें घटेंगी। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं। इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में हुआ खुलासा। पटना में कांग्रेस कार्यालय पर लाठी डंडे चलाने वाले मामले पर राहुल गांधी ने कहा, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक और आईपीएस को क्यों हुई उम्र कैद। अहमदाबाद की एक अदालत ने गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक और आईपीएस को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अहमदाबाद की एक अदालत ने 2018 के एक बिटकॉइन लूट और किडनैपिंग केस में फैसला सुनाया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटियाड़, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और एक पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अनंत पटेल सहित कुल 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं इस पूरे मामले में आप जरा समझिए कि आखिर में क्या कुछ हुआ था। साल 2018 में सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया था कि अमरेली जिले के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। पुलिस वालों ने शैलेश भट्ट को डरा धमकाकर उनके 12 करोड़ रुपए के बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए थे। इस पूरी साजिश में बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटियाड़ भी शामिल थे। बाद में पता चला कि शैलेश भट्ट के ही दोस्त किरीट पलाडिया ने यह पूरी साजिश रची थी। गुजरात सरकार ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच सीआईडी को सौंप दी थी। सीआईडी की जांच में पुलिस अधिकारी और विधायक कोडिया की भूमिका सामने आई। नाम सामने आने के बाद कोडिया छिप गए और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। एक महीने बाद सितंबर 2018 में उन्हें महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार किया गया। अब 6 साल बाद अदालत ने इस मामले में सभी 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज लोकसभा चुनाव होते तो कौन जीतता। इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे सामने आया है। हाल ही में हुए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 324 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 208 सीटें मिल सकती हैं। यह सर्वे 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय पर आधारित है, जिसमें एनडीए की स्थिति इस तरीके से है, जिसमें सीटों में तो बढ़त दिखाई गई है। सर्वे के अनुमान के अनुसार एनडीए को 324 सीटें मिल सकती हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली 293 सीटों से काफी ज्यादा है, जो एनडीए के लिए एक मजबूत प्रदर्शन को दिखाता है। लेकिन फरवरी 2025 में हुए पिछले सर्वे में एनडीए को 343 सीटें मिलने का अनुमान था। इस हिसाब से अब इसमें 19 सीटों की कमी आई है, जो एक एनडीए के लिए चिंता का विषय है। वहीं बीजेपी को अकेले 260 सीटें मिलने का अनुमान है। ये 2024 में मिली 240 सीटों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से अभी भी कम है। इससे पता चलता है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आज भी अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं इंडिया ब्लॉक की स्थिति अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक को 208 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2024 के चुनाव में मिली 234 सीटों से कम है, लेकिन पिछले सर्वे से ही काफी बेहतर नजर आ रहा है। अच्छी खबर यह है कि फरवरी 2025 के सर्वे में इंडिया ब्लॉक को केवल 188 सीटें मिलने का अनुमान था। इस हिसाब से उनकी सीटों में 20 सीटों का इजाफा हुआ है। कांग्रेस को 97 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो पिछले लोकसभा चुनावों की 99 सीटों के लगभग बराबर है और फरवरी के सर्वे के अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए को 43 से 45 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 34 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। यह 2024 के नतीजों से बिल्कुल उल्टा है, जब इंडिया ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया था।
क्या स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार हुई? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का एक डेटा सामने आया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का डेटाबेस है, जिसका उद्देश्य सभी स्कूलों से शिक्षा से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना होता है। इस डेटा में एकेडमिक सेशन 2024 से 25 की रिपोर्ट सामने आई है। यूडाइस के मुताबिक देश में पहली बार किसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक है। वहीं 7,993 स्कूलों में एक भी नामांकन ही नहीं है, यानी वहां कोई पढ़ता ही नहीं है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2023 और 24 के सेशन में कुल शिक्षक 98.83 लाख थे, जो अब 1,22,420 हो गए हैं। इनमें से 51% शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। वहीं एक दशक में महिला शिक्षकों की संख्या में तेजी आई है। 2014-15 में पुरुष शिक्षक 45.46 लाख और महिला 40.16 लाख थी, जो 2024 और 25 में बढ़कर 46.41 लाख और 54.81 लाख हो गई है। बीते दशकों में महिला शिक्षकों की संख्या में 8% की बढ़त देखी गई है। 2014 से अब तक 51.36 लाख भर्तियों में से 61% महिला शिक्षकों की हुई है। मिडिल स्तर पर 10 साल पहले एक शिक्षक के पास 26 छात्र थे, जो घटकर 17 रह गए हैं। सेकेंडरी स्तर पर ये 31 से घटकर 21 रह गया है, यानी छात्र व शिक्षकों के बीच संवाद बेहतर हो रहा है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों हुई झड़प? पटना में शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। ये सब तब शुरू हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर अपशब्द कहने वाले के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें पुलिस ने 30 मिनट बाद हटाया। वहीं इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई, और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है, और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। उन्होंने कहा कि वो सत्य और संविधान की रक्षा करेंगे और एक्स पर इस घटना की निंदा की और इसे अत्यंत अशोभनीय बताया। इस मामले पर दरभंगा पुलिस ने गुरुवार देर रात मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में शामिल था। बहरहाल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसके अंदर यह दिखाया गया है कि व्यक्ति जो था बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में भी रहा है।
मोहन भागवत ने 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट पर क्या कहा? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उस विवाद पर सफाई दी है जो उनके 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाले बयान के बाद उठा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें या किसी और को रिटायर होना चाहिए। हाल ही में भागवत ने कार्यक्रम में कहा था कि आरएसएस के एक पुराने नेता मोरोपंत पिंगले मानते थे कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप देनी चाहिए। भागवत ने अब इस बयान पर सफाई दी कि आरएसएस में ऐसी कोई नीति नहीं है जो किसी को एक निश्चित उम्र में रिटायर होने के लिए मजबूर करती हो। उन्होंने कहा कि संघ का काम सेवा और समाज के प्रति समर्पण पर आधारित है, जहां उम्र की कोई सीमा नहीं है। भागवत के पहले वाले बयान के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि उनका ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ है जिन्हें 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद सक्रिय राजनीति से हटा दिया गया था। मोहन भागवत ने अपने व्याख्यान में और भी कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या को पर्याप्त और नियंत्रित रखने के लिए हर भारतीय परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उन्होंने जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1% से कम हो जाती है तो वो समाज विलुप्त होने के खतरे का सामना करता है। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो TFR रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।